आप सभी को प्रणाम। आदरणीय अनिल सर को और सोनू बाबू वसवंत महाविद्यालय को इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई। आज की अपनी बात मैं डॉक्टर नंदकिशोर पांडे जी के वक्तव्य में से कुछ चीजें सूत्र रूप में उठाते हुए उनसे शुरू करना चाहूंगा। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ शादी ब्याह के अवसरों पे लगभग 3 से 4 पीढ़ियां एक साथ आती थी और वो उस तरह के संबंध और संबोधनों के ऊपर विदेशियों को बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये जो आश्चर्य है संबंधों को लेके और इतने सारे संबोधनों को लेके, वो सारी स्थितियां आपको सभी भाषाओं में नहीं मिलेगी। तो जब भी हम लोग भाषाओं के बीच में अनुवाद का कार्य करते हैं तो ये सारे अंतर हमको दिखाई देते हैं। तो संबंध, संबोधन और भाषिक समाज विज्ञान, इसको लेके मैं अपनी कुछ बातें सूत्र रूपों में आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन समाज भाषा का मुख्य बिंदु है, तो उसके मनोविज्ञान का भी अध्ययन इसका एक बहुत आवश्यक केंद्र है जिससे कि ये जुड़ा हुआ होता है। समाज के कई वर्गों, जातियों आदि के आधार पर भी संबोधनों की स्थितियां बदलती रहती हैं। उनका भी अध्ययन विधिवत इन सारी अध्ययनों के केंद्र में होता है। ये अलग बात है कि इस क्षेत्र में काम उतने नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। आर मेहरोत्रा जी जो BHU इंग्लिश विभाग में अध्यापक रहे और वहां पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, उन्होंने इन सारी चीजों को लेके बड़ा व्यापक काम किया है। भारोपीय भाषा परिवार से जुड़े होने के कारण हम लोग कई बार ये कहते हैं कि जो जिस भाषा परिवार से जुड़े हैं उनकी संस्कृतियां, उनकी पद्धतियां, उनकी भाषा शैलियां एक हैं। लेकिन अब जो नए अध्ययन सामने आए हैं उसमें ये संकल्पना ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आई है कि भाषा का जो परिवेश है, उसकी जो सांस्कृतिक परिधि है, उसमें कोई भी व्यक्ति जाकर वह भाषा ठीक उसी तरह सीख सकता है। तो यहाँ पे भाषा अपने परिवेश के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है। तो मूल भाषा जैसी संकल्पनाएं वास्तव में उस मूल पर्यावरण और संस्कृति की संकल्पना है। कुछ संबोधन जो कि हमारे भारतीय समाज में अक्सर होते रहते हैं और जिनको लेके पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को कई बार फटकार भी लगाती है, लेकिन वो ये बात स्पष्ट करने में या उनको समझाने में तर्क के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाती कि ऐसा क्यों। जैसे जो लोग बनारस से जुड़े हैं वो अच्छे से जानते हैं कि आप बनारस में साड़ियों का बाजार देखें, वहां पे जो कारीगर है वह मुस्लिम है, व्यापारी जो है हिंदू है, लेकिन उनके अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, पहनावे इत्यादि के बावजूद वो एक साथ सालों से साड़ियों का व्यापार करते रहे हैं। उनके संबोधन के तरीके अलग हैं, उनके बीच का हंसी मजाक मुहावरा वो किसी भी भाषा की परिधि से आगे बढ़कर तब समझा जा सकता है जब आप उस संस्कृति का हिस्सा बन जाए। जैसे वहां पे जो हिंदू व्यापारी है, जब वो अपने मुस्लिम कारीगर से बात करता है तो वो कोशिश करता है कि वह उर्दू के अधिक से अधिक शब्द अपनी वाक्य संरचना में जोड़ दे। ठीक इसी तरह जो हिंदू व्यापारी है, जब वो अपने मुस्लिम कारीगर से बात कर रहा है तो वो चाह रहा है कि उर्दू जोड़े और मुस्लिम कारीगर चाह रहा है कि हिंदी के शब्द ज्यादा जोड़े। जैसे उदाहरण के लिए कुछ वाक्य देखिए, आपकी दया भगवान का साया, ये मुस्लिम जो कारीगर है वो हिंदू व्यापारी से कह रहा है, तो हिंदू व्यापारी कह रहा है मियाँ इसी भाव पर बिस्मिल्लाह करो। और जब जब उनके बीच लेन देन की स्थितियां थोड़ी गर्माती हैं, मतलब भावताव होने लगता है, तब वो ठेठ बनारसी पे उतर आते हैं और फिर वो जो मुस्लिम बुनकर है वो एकदम व्यवहारिक भाषा में बात करता है और कहता है कि जौन माल है कि बेचल खातिर रखले है कि खाली गटे ही काटे खातिर, और कितना और लुटबा मालिक। मतलब अब वो सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि उसको लूटा जा रहा है। व्यापार साड़ियों के बाजार में
व्यापार कौन से मूल्य पर तय होगा दोनों नहीं जानते, लेकिन एक मनोविज्ञान और अनुभव रहता है जिसमें ना 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 करते हुए एक ऐसा ना आता है जिसको हाँ मान लिया जाता है और उसी पे सारा सौदा हो जाता है। बात ना की शुरू हुई है तो कुछ और संदर्भ हमारे अपने भारतीय परंपरा से ही, कि जैसे हमारे यहाँ अक्सर नायिका की ना को नायक हमेशा हाँ मानता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ढांचागत परंपरा में, एक सामाजिक संरचना में ना का हाँ के रूप में रूपांतरण है। मतलब आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो नायिका है वो सीधे सीधे आकर हाँ कहेगी। ठीक उसी तरह जैसे पंगत में बैठ के हमारे यहाँ जो खाना खिलाने की परंपरा है, उसमें खाने वाला ना ना कहेगा, लेकिन खिलाने वाला जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक व्याकरण और मनोविज्ञान के तहत ये समझता है कि कब तक ना को हाँ समझना है और कहाँ ना को ना मान के रुक जाना है। तो ये हमारी परंपरा की कुछ देन है, जो जब तक आप इस परंपरा में रचेंगे बसेंगे नहीं, तब तक खाली भाषा के आधार पर आप उनको नहीं समझ पाएंगे। कुछ और चीजें, जैसे हमारे यहाँ सीधे संबोधन से बचा जाता है। बबलू की माँ, पप्पू की माँ, सीधे सीधे पत्नी को नाम से नहीं पुकारा जाता। इसके भी बहुत सारे पारिवारिक कारण हैं। इंटरजेक्शंस का बहुत, मतलब इसमें आदि बोधक संबोधन भी बहुत होते हैं, जैसे कहिए जी, सुनिए जी इत्यादि। मेटाफर के रूप में भी बहुत सारे संबोधन होते हैं, मेरी गुड़िया, मेरा मेरा राजकुमार इत्यादि। तो इस तरह के जो संबोधन हैं उसके पीछे उस सामाजिक संरचना का बहुत बड़ा हाथ है जहां पे हम रह रहे हैं। जैसे परिवार में जो बड़ा है वो छोटे को तो नाम से बुला ले रहा है, लेकिन जो छोटा है वो बड़े को नाम से नहीं बुला पाता। तो यहाँ जो संबोधन है सिर्फ व्यक्ति का परिचय नहीं करा रहा है या उसका नाम नहीं बता रहा है, बल्कि उसके साथ अनेकों संबंधों को भी वो बता दे रहा है। जैसे अगर परिवार में किसी ने कहा कि रमेश यहाँ आओ, तो जो बाकी लोग बैठे हैं वो ये निश्चित तौर पे जान जाएंगे कि ये जो रमेश है ये बुलाने वाले से छोटा है और संभवतः उसका भाई है या रिश्ते में ऐसा कोई व्यक्ति है जो उससे छोटा है। हमारे यहाँ अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारी बहनें या जो बहुएं शादी करके अब आती हैं, वो उनको अक्सर इस बात की चिंता रहती है कि जब वो अपने गृह क्षेत्र में या गांव में जाती हैं तो सासू माँ उन्हें कई चीज़ों को लेकर टोकती हैं कि उनको क्या पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। यूरोप में बसे मेरे एक मित्र आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि भैया मुझे अक्सर दिक्कत होती है, मुझे नाम लेने की आदत है और यहाँ गांव में आती हूँ तो लोग टोकते हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि आप जिस परिवेश में हैं वहां पे नाम लेने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पे परिवार की इकाई, संबंधों की इकाई इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपने गृह क्षेत्र में आते हैं, अगर आप अपने पति को उसके नाम रमेश से, मान लीजिए आपने रमेश यहाँ आइए कहकर संबोधित कर दिया, तो वहां पे जो अन्य लोग हैं वो इसका अर्थ यही समझेंगे कि ये जो रमेश है, पहले तो वो आपसे उम्र में छोटा है, संभवतः वह आपका भाई या इसी तरह के किसी संबंध का व्यक्ति है, या फिर आपके घर में काम करने वाला कोई सेवक है। तो इससे बहुत सारी भ्रांतियां परिवार और लोगों के बीच में पनपती हैं। तो संबंध और संबोधन का ये जो पूरा व्याकरण है, ये बहुत गहन अध्ययन का एक क्षेत्र खोलता है भाषा विज्ञान में अध्ययन अध्यापन की दृष्टि के लिए। बोलने वाले वक्ता बहुत हैं, समय की अपनी मर्यादा है, फिर भी मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं महाविद्यालय का और डॉक्टर अनिल सिंह सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बिना संकेत के ही अपना वक्तव्य समेट लिया और संबोधन के माध्यम से बहुत सुंदर संबोधन बताकर हम सबको लाभान्वित किया। धन्यवाद। मैं अब पुनः अतिथि वक्तव्य के लिए प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार संदेश जी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, मारखम कॉलेज, हजारीबाग, झारखंड, सर आपको आमंत्रित करती हूँ। आप संक्षेप में अपना वक्तव्य हमें दें। प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार संदेश जी सुन रहे हैं सर? विजय कुमार जी आप? हाँ, हेलो, मेरी आवाज जा रही है? जी, मेरी आवाज जा रही है?
जी सर, जी सर, संक्षेप में अपनी बात कहें। बहुत संक्षेप में मैं बोलूंगा। जी जी।